सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत कंपनी की स्थापना और उसके विभिन्न चरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पाठ में हम क्या सीखने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे परिवर्तन के अर्थ के ऊपर, परिवर्तन की अवस्थाएं, समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसको आज हम उस प्रोसीजर को हम सीखेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास इस पॉइंट तक ही सीमित रहेगी। इससे अगली आने वाली क्लास जो पार्ट 2 कहलाएगी वो हम शुरू करेंगे व्यवसाय प्रारंभ करना, पार्षद सीमा नियम का अर्थ एवं विषय सामग्री, पार्षद अंतर नियम का अर्थ एवं विषय सामग्री, प्रविवरण का अर्थ एवं विषय सामग्री और पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम का अंतर। तो ये पूरे के पूरे पाठ का जो है वो एक उद्देश्य है कि हमें ये पॉइंट सीख लेना है ताकि हमें पूरा का पूरा पाठ जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़ाते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी का अर्थ असल में है क्या। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी का अर्थ इस अधिनियम का कानून बनाया गया के अंतर्गत निर्मित तथा पंजीकृत रजिस्टर्ड कंपनी से है या विद्यमान कंपनी से है जो पहले से ही है कंपनी, उसका पंजीयन रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम 1982, 86, 1913 के अधीन हुआ हो। तो ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग एक कंपनी की परिभाषा दी गई है कि इस प्रकार से बनाई गई हो जिसका पंजीकरण किया गया है या फिर पहले से ही है विद्यमान कोई कंपनी है जिसका पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 1982, 86, 1913 के अधीन हुआ हो, तो हम उसको कंपनी कहेंगे। मिस्टर हेने क्या कह रहे हैं? संयुक्त कंपनी पूंजी लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है एक, ठीक है। तो कंपनी जो है वो पूंजी लाभ के उद्देश्य के लिए जो है वो व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभक्त होती है, छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो बटी हुई होती है उसकी पूंजी, एवं इसके स्वामित्व के लिए सदस्यता की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगर इसका हमें स्वामी बनना है तो हमें इस कंपनी के अंशों में अपनी हिस्सेदारी जो है वो दिखानी होगी। तो ये कंपनी का जो है वो 2 डेफिनेशन से हम अर्थ जो है वो इसका हमें आसानी से समझ में आ जाता है। कुछ लोगों का ऐच्छिक संघ होता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और इसकी जो पूंजी होती है, जो पैसा व्यवसाय में इसमें कंपनी में लगाया होता है वो सभी अंशों में विभक्त होता है। अंश क्या होता है? पूंजी का जो पैसा व्यवसाय को शुरू करने में लगाया गया है उसका छोटे से छोटा हिस्सा जो है वो अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है। +2 में इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो इसके स्वामित्व के लिए मतलब इसका अगर हमें मालिकाना हक अगर हमें इसका लेना है तो हमें इसके सदस्य बनने की आवश्यकता होगी। सदस्य बनने के लिए हमें जो है वो इसके अंश खरीदने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला, कंपनी की स्थापना के क्या चरण हो सकते हैं? सबसे पहले परिवर्तन जिसको प्रमोशन कहा जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है समामेलन जिसको रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा और फिर व्यवसाय प्रारंभ करना। ये 3 हमारे चरण रहेंगे कंपनी की स्थापना के। आज की ऑनलाइन क्लास में हम परिवर्तन और समामेलन वाले टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले परिवर्तन जिसको प्रमोशन कहा जाता है। इसके लिए एक बड़ी अच्छी लाइन कही गई है कि एक विचार को चालू संस्था के रूप में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को परिवर्तन कहते हैं। आप इस पूरी लाइन को याद रख सकते हैं और अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। एक विचार जो मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, मैं उसको धरातल पर ले आया, चालू संस्था के रूप में परिवर्तन कर दिया, उस प्रक्रिया को हम परिवर्तन कहते हैं। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मिस्टर डुगल महोदय क्या कह रहे हैं? परिवर्तन दिमाग में आने वाले उस विचार के साथ शुरू हो जाता है जिससे किसी व्यवसाय को स्थापित किया जाना है, जिससे किसी व्यवसाय को शुरू किया जाना है, और जब तक वह व्यवसाय
एक चालू संस्था के रूप में, चलने वाली संस्था जो चल रही है के रूप में अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक चलता रहता है, उसे परिवर्तन कहा जाता है। डिटेल में और थोड़ा सा जाते हैं। आज जबकि प्रतियोगिता अपने चरम सीमा पर है, किसी व्यवसाय की स्थापना करना उतना आसान कार्य नहीं है। जो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, उसे गहन सोच विचार करके निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। गहन अध्ययन करने के बाद में स्थापित किए जाने वाले व्यवसाय की ही सफलता की उम्मीद की जा सकती है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि गहन अध्ययन किसके बारे में होना चाहिए? गहन अध्ययन मुख्यतः व्यापार के प्रकार, आकार, स्थान, स्वामित्व, पूंजी इत्यादि के बारे में किया जाना चाहिए। एक व्यावसायिक इकाई की स्थापना के लिए किए जाने वाले प्रयत्न जो किए जाते हैं, सामूहिक रूप से जो किए जाते हैं, हम उनको परिवर्तन कहते हैं। प्रमोशन, जो व्यक्ति यह काम करता है उसे प्रवर्तक कहते हैं, प्रमोटर। प्रवर्तक एक व्यवसाय की स्थापना की संभावना को जन्म देता है, मतलब शुरुआत में वही सोचता है सारी चीजें और उसे स्थापित करता है। आज बढ़ती हुई प्रतियोगिता तथा अधिकाधिक सरकारी हस्तक्षेप के कारण नवीन व्यवसाय की स्थापना करने का काम काफी मुश्किल हो गया है। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवा ली जाने लगी है। कुछ व्यक्ति अथवा संस्थाएं परिवर्तन के काम में शामिल हैं। ये नए नए विचार खोजते हैं और उन्हें सार्थक बनाने की विधियां भी तैयार करते हैं। ऐसा करके वे व्यवसाय का परिवर्तन करके उसे इच्छुक व्यक्तियों को बेच देते हैं। मतलब जो व्यवसाय करना चाहते हैं लेकिन वैचारिक रूप से वो उतना सारा सभी कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ कंपनियां, संस्थाएं, कुछ व्यक्ति जो है वो ये कार्य कर रहे हैं। तो परिवर्तन का क्या अर्थ हो गया? परिवर्तन का अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो एक व्यावसायिक इकाई को अस्तित्व प्रदान करती हैं। सबसे पहले किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के मस्तिष्क में किसी व्यवसाय की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है। इसके बाद इस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए कुछ प्रारंभिक कार्यों को पूरा करना पड़ता है। क्या हो सकते हैं? अगर उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे तैयार माल का क्रय विक्रय, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करना जिसको निर्माणी व्यवसाय कहते हैं, सेवाएं प्रदान करने वाला व्यवसाय जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां, इस प्रकार का। तो कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में आता है, फिर हम उसको शुरू करते हैं। तो परिवर्तन का क्या मतलब हो गया? उन सभी क्रियाओं के योग से जो एक कंपनी को अस्तित्व प्रदान करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, हर वो कार्य किया गया जिससे कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी, वो परिवर्तन कहलाएगा। और परिवर्तक कौन हो गए? वे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो एक व्यावसायिक इकाई को अस्तित्व में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, हम उसको परिवर्तक कहेंगे। चलिए, अब परिवर्तन की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि परिवर्तन की अवस्थाएं जो हैं वो स्टेजेस ऑफ प्रमोशन कितने प्रकार की हैं। सबसे पहले नए विचार की खोज। व्यवसाय का विचार मस्तिष्क में आने से लेकर व्यवसाय को चालू हालत में लाने तक की जाने वाली सभी क्रियाएं जो है वो परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। तो हम इनको 4 हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहले है हमारा आता है नए विचार की खोज, डिस्कवरी ऑफ ए न्यू आइडिया। व्यवसाय के परिवर्तन का काम नए विचार की खोज से प्रारंभ होता है। हमने इसके अर्थ में भी यही पढ़ा है। एक नया व्यवसाय प्रारंभ करने का विचार बाजार में किसी विशेष वस्तु की लगातार पूर्ति में कमी को देखकर उत्पन्न हो सकता है। भाई, मार्केट में देखा हमने कि सैनिटाइजर की बहुत अधिक डिमांड है और उसकी पूर्ति उतनी नहीं है, लोगों को वो उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं हो रहा या सभी लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहा। तो एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना सैनिटाइजर बनाने के लिए एक व्यवसाय शुरू किया जाए। मैं एक उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं। या किसी ऐसे उत्पाद से संबंधित हो सकता है जो पहले से ही बाजार में है ही नहीं, वो भी एक विचार उत्पन्न हो सकता है। भाई, जरूरत के हिसाब से ये वाली चीज भी जो है वो मार्केट में लोगों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो भी एक विचार आ सकता है किसी के भी मन में। नए विचार की खोज में पेशेवर आविष्कारकर्ता जो प्रोफेशनल इन्वेंटर्स हैं, व्यापारिक संघ जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, सरकारी संस्थान गवर्नमेंट ब्यूरोज जो हैं, या पत्रिकाएं आदि की भी सहायता ली जा सकती है।
वहां से मतलब डाटा कलेक्ट करके इस कदम पर प्रारंभिक जांच करके यह पता लगाया जा सकता है कि व्यवसाय को सफलतापूर्वक ढंग से चलाया जा सकता है अथवा नहीं। व्यवसाय की सफलता के बारे में संतुष्ट हो जाने पर ही आगे की कार्रवाई हमें करनी चाहिए या की जाती है। फिर दूसरे हमारी स्टेज आ जाती है विस्तृत जांच पड़ताल, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। प्रारंभिक जांच पड़ताल कर लेने के बाद वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए विस्तृत जांच पड़ताल की जाती है। इसके अंतर्गत संबंधित उत्पाद की बाजार की मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की लागत, मशीनरी की आवश्यकता, प्रतियोगिता की संभावना, उत्पाद की बिक्री का क्षेत्र, संभावित विक्रय मूल्य, संभावित लाभ संबंधी ये सारी की सारी जानकारियां, फिर साथ ही साथ पूंजी प्राप्ति की संभावनाएं, पूंजी की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिकों की उपलब्धता है या नहीं है, व्यवसाय का कितना बड़ा आकार रहेगा, व्यवसाय कौन से स्थान पर स्थापित किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें शामिल की जाती हैं। इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तृत विचार विमर्श करके एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है जिसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट को सरकार से लाइसेंस व वित्त प्राप्त करने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। यदि रिपोर्ट में नए विचार के पक्ष में निर्णय दिया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाती है, अन्यथा इस विचार को यहीं पर छोड़ दिया जाता है और नए विचार पर कार्य करने शुरू कर दिया जाता है। तो सेकंड स्टेज तो ये हो गई हमारी। फिर थर्ड स्टेज आ जाती है विभिन्न साधनों का एकत्रीकरण। प्रवर्तक नए विचार के आधार पर स्थापित किए जाने वाले व्यवसाय की सफलता से संतुष्ट हो जाने के बाद उस विचार को वास्तविक रूप देने के लिए विभिन्न साधनों को एकत्रित करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कच्चे माल का अनुबंध कर लेना, भवन, मशीनरी आदि, ये सभी की सभी जो है वो या विशेषज्ञों की राय लेना, अन्य व्यक्तियों की राय लेना या किसी संस्था जो पहले से ही उसमें काम कर रही है उसके साथ में राय ले लेना, ये सभी के सभी जो हमारी थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। फिर हमारी चौथी स्टेज आ जाती है वित्त व्यवस्था करना। प्रत्येक व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व उसके लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी होता है। इस कार्य के लिए वित्त नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। इसके अंतर्गत कुल आवश्यक पूंजी की मात्रा, कहां से वो पूंजी हमें प्राप्त होगी, पूंजी इकट्ठी करना इत्यादि निश्चित किया जाता है। यदि पूंजी अंश अथवा ऋण पत्र के द्वारा प्राप्त की जानी है तो अंशों और ऋण पत्रों के प्रकार निश्चित कर लिए जाएंगे। इस संबंध में बैंक इत्यादि से अनुबंध कर लिया जाएगा। सार्वजनिक कंपनी की दशा में पूंजी निर्गमन संबंधी अन्य सभी वैधानिक कार्रवाइयां जो है वो पूरी कर ली जाती हैं। तो इन 4 स्टेजों से होकर गुजरता है हमारा परिवर्तन। इसके बाद आ जाता है हमारा समामेलन या रजिस्ट्रेशन। कंपनी की स्थापना का दूसरा चरण होता है ये। इसके अंतर्गत कुछ प्रारंभिक क्रियाएं संपन्न करने के पश्चात प्रपत्रों को रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवाना होता है। इसके पश्चात आवश्यक फीस जमा करवा के सर्टिफिकेट मिल जाता है हमें। इस कंपनी समामेलन रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही कंपनी को अस्तित्व में माना जाता है। तो इस वाले स्टेप को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन वाले को प्रारंभिक क्रियाएं, रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख, निर्धारित शुल्क का भुगतान करना और पूंजी अभिदान। तो ये 4 हिस्सों में रजिस्ट्रेशन वाले जो है वो हिस्से को हम बांट रहे हैं और अब इन्हीं 4 हिस्सों को हम थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रारंभिक क्रियाएं। तो प्रारंभिक क्रियाओं में सबसे पहले पंजीकृत कार्यालय। सबसे पहले यह निश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित कंपनी जो कंपनी हमने बनानी है का मुख्यालय किस राज्य में होगा। यह निर्णय कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा लिया जाता है। प्रवर्तक कौन होते हैं? जो कंपनी को स्थापित करते हैं। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि कंपनी का पंजीकरण उस राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ होता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होता है। फिर कंपनी का नाम निश्चित करना। कंपनी के नाम का चुनाव करना इसलिए आवश्यक है कि नाम निर्धारित करने से पूर्व रजिस्ट्रार के कार्यालय में इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि क्या प्रस्तावित नाम की स्वीकृति मिल सकती है या नहीं, क्योंकि नाम जो है वो भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 20 के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात कंपनी का नाम पहले से ही स्थापित किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता ना हो और ना ही केंद्रीय सरकार की दृष्टि से अनुचित नजर आए। एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए। फिर IDRA 1951 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना।
देश के संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उक्त अधिनियम पास किया तथा 1953 के में इस अधिनियम में कुछ संशोधन यानी कुछ चेंजेस करे, कुछ सुधार किया। यदि कंपनी किसी ऐसे व्यवसाय को स्थापित करने जा रही है जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, तो सबसे पहले केंद्र सरकार के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव के पास एप्लीकेशन भेजकर वो लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। फिर आवश्यक नियुक्तियां करना, अभिगोपक, दलाल, बैंकर्स, कानूनी सलाहकार, अन्वेक्षण यानी कि ऑडिटर्स वगैरह की नियुक्ति करना तथा पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम तय करना। अब ये पार्षद सीमा नियम क्या होता है, अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो ये कुछ नियुक्तियां जरूर कर लेनी चाहिए। फिर प्रमुख प्रलेख तैयार करना, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम तैयार किए जाते हैं और उन्हें छपवा लिया जाता है। कंपनी पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम अभी हम इसी ऑनलाइन क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। और छठा आ जाता है हमारा रजिस्ट्रार के पास प्रार्थना पत्र भेजना। उपरोक्त प्रारंभिक कार्य कर लेने के पश्चात कंपनी के प्रवर्तक उस राज्य के कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास में जहां कंपनी का रजिस्टर कार्यालय स्थापित करना है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लेता है। तो ये कुछ प्रारंभिक क्रियाएं हम करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। फिर हमारा दूसरा पॉइंट था रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख कौन कौन से हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, काफी इंपॉर्टेंट हमारा डॉक्यूमेंट है ये। इसके अंतर्गत जो है वो किसी भी कंपनी का समामेलन पार्षद सीमा नियम के बगैर हो ही नहीं सकता। यह अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है कि कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनाई जा रही है और अधिकारों की सीमा भी निश्चित करता है। सीमा नियम में आधारभूत बातें होती हैं और केवल उन्हीं के आधार पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति दी जाती है। सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 और निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा इस पार्षद सीमा नियम पर सिग्नेचर किए जाते हैं और प्रत्येक सिग्नेचर करने वाले को कम से कम एक कंपनी का शेयर जरूर लेना होता है। फिर दूसरा पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस प्रलेख में पार्षद सीमा नियम में दिए हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख किया जाता है। इस प्रलेख पर उन सभी लोगों के हस्ताक्षर होते हैं जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए होते हैं। पार्षद सीमा नियम छपा हुआ होता है, मतलब प्रिंट किया होता है और पैराग्राफ में विभक्त होता है। सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर नियम तैयार करना आवश्यक नहीं है। यदि वह चाहे तो इसके स्थान पर सारणी ए, जिसको टेबल ए बोलते हैं, स्वीकार कर सकती है। ऐसी दशा में पार्षद सीमा नियम को रजिस्ट्रार के पास भेजते समय बिना अंतर नियमों के रजिस्टर लिख देना जरूरी होता है। तो ये पहले वाला जो पॉइंट है वो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सार्वजनिक कंपनी की हम बात करें तो अंतर नियमों को जरूरी नहीं है कि वो मेंटेन करके जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करें। फिर तीसरा आ जाता है हमारा रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान तथा स्थिति की सूचना भी रजिस्टर्ड कार्यालय पर देनी पड़ती है कार्यालय में। यह सूचना रजिस्ट्रेशन के बाद 30 दिन के अंदर भी दी जा सकती है, तो विद इन 30 डेज आपको ये जरूर देना है। फिर संचालकों की सूची, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन व्यक्तियों की सूची रजिस्ट्रार के पास भेजी जाती है जो कि व्यक्ति में कंपनी में संचालन के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। इस सूची में उन व्यक्तियों का नाम, पता, क्या वो कार्य करते हैं इत्यादि विवरण लिखा जाता है। निजी कंपनी की दशा में यह सूचना भेजनी आवश्यक नहीं है। फिर संचालकों की लिखित सहमति, संचालकों की सूची के साथ उन व्यक्तियों की लिखित सहमति भी निर्धारित फार्म पर भेजी जानी चाहिए जो कंपनी के संचालन बनने के लिए सहमत हुए हैं। एक निजी कंपनी की दशा में ऐसी लिखित सहमति भेजने की आवश्यकता नहीं है। फिर योग्यता अंशों के संबंध में वचन, संचालकों की लिखित सहमति के साथ साथ एक दूसरी सूचना भी निर्धारित फार्म पर भेजनी होती है जिसमें संचालकों की ओर से योग्यता अंशों को लेने तथा उनके भुगतान करने का वचन होता है। अब योग्यता अंश क्या होते हैं? ये वे अंश होते हैं जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित कंपनी में संचालकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा खरीदे जाने जरूरी होते हैं। जो हमने पार्षद सीमा नियम पहले पॉइंट के अंदर जो पढ़ा था ना कि हस्ताक्षरकर्ता को जो है एक अंश लेना जरूरी होता है, इसी प्रकार से संचालकों को भी योग्यता अंश लेने जरूरी होते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है प्रबंधक
व्यवस्थापकों के साथ प्रारंभिक अनुबंध, जो एग्रीमेंट उनके साथ में होगा। यदि कंपनी के प्रबंधक, व्यवस्था संचालक, प्रबंध संचालक, मैनेजर, सचिव, कोषाध्यक्ष द्वारा की जाती है तो इन सभी व्यक्तियों के साथ में प्रारंभिक अनुबंध की एक प्रति कॉपी जो कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल करनी होती है। निजी कंपनी की दशा में ये जरूरी नहीं है। और आखिरी पॉइंट आ जाता है इसमें वैधानिक घोषणा। कंपनी के समामेलन के समय एक वैधानिक घोषणा रजिस्ट्रार के पास में भेजनी होती है कि रजिस्ट्री के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा चुकी है, मतलब सभी डॉक्यूमेंट हमने पूरे कर दिए हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो गया कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर हमारा तीसरा आ जाता है स्टेप इसमें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना। तो जो पिछले स्लाइड के अंदर जो सभी के सभी प्रपत्र दिए हुए थे, वो निर्धारित शुल्क भी कंपनी को रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है उनके साथ में। यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में भारत के सरकारी खाते में जमा किया जाता है। कंपनी अधिनियम की 10वीं सूची में इस शुल्क की जो है वो रेट जो है वो दरें जो है वो दी गई हैं डिटेल में। उपरोक्त कार्रवाई पूरी हो जाने के पास रजिस्ट्रार कार्यालय के समामेलन संबंधी प्रलेखों का निरीक्षण व जांच करता है। वो जब वह संतुष्ट हो जाता है कि सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां पूरी कर ली गई हैं, सभी डॉक्यूमेंट ठीक हैं, सभी डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 के अंतर्गत समामेलन का प्रमाण पत्र, जिसको कि CIN कहते हैं, वो जो है वो उस कंपनी को दे दिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय कंपनी अधिनियम की 10वीं सूची में शुल्कों की दर दी गई है और समामेलन का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है जिसको CIN बोलते हैं, और कॉर्पोरेट पहचान पत्र CIN जो है वो दे दिया जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? कंपनी एक रजिस्टर्ड संस्था बन जाती है। रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र को न्यायालय में कंपनी के अस्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कंपनी एक कानूनी कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है और उसका अस्तित्व सदस्यों से अलग माना जाने लगता है, जिसकी एक अलग स्टैंप होती है। ये हम सभी जानते हैं कि व्यापार और व्यापार चलाने वाला दोनों अलग अलग होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये हमारा कंसेप्ट जो है वो लागू हो जाता है। कंपनी का एक अस्तित्व स्थायी हो जाता है और इसके प्राप्त करते ही कंपनी जो है वो अपना व्यापार शुरू कर सकती है। फिर हमारा जो चौथा जो था रजिस्ट्रेशन के अंदर जो स्टेप था हमारा चौथा, पूंजी अभिदान, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो अब इसके बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। एक निजी कंपनी या फिर एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो, समामेलन के तुरंत पश्चात यानी कि रजिस्ट्रेशन के तुरंत पश्चात अपना व्यापार आरंभ कर सकती है। अतः पूंजी अभिदान अवस्था जो हम अभी पॉइंट पढ़ रहे हैं और व्यापार आरंभ करने की अवस्था अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी पर ही लागू होती है। तो जिसने अपना पैसा अंश पूंजी के द्वारा इकट्ठा करना है उनके ऊपर ये पॉइंट जो है वो लागू होता है। पूंजी अभिदान अवस्था के अंतर्गत प्रवर्तकों को आवश्यक पूंजी एकत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है? कंपनी जनता को प्रविवरण जारी करती है और उसकी एक प्रति यानी उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को भेजती है। अंशों के लिए आवेदन पत्र कंपनी का बैंकर प्राप्त करता है। यदि कंपनी को न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो जाता है, न्यूनतम अभिदान का मतलब हो गया कंपनी अधिनियम द्वारा न्यूनतम अभिदान राशि जारी किए गए अंशों के 90% के बराबर निश्चित की गई, यानी कि जितनी पूंजी हमें चाहिए थी अगर उसका 90% हमें जो है आवेदन पत्र मिल जाते हैं तो संचालक अंशों के आवंटन के प्रस्ताव को पास करके आवेदकों को आवंटन पत्र भेज देता है और रजिस्ट्रार को आवंटन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया जाता है। यदि कंपनी प्रविवरण जारी करने की तिथि के 120 दिन के अंदर न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन दी है कि हाँ मैं इस कंपनी का अंश खरीदना चाहता हूँ, अगर वो मिनिमम 90% जो है वो एप्लीकेशन नहीं आती है जितना अमाउंट हमें चाहिए होता है तो फिर हम अंश जारी नहीं कर सकते। और जिन्होंने एप्लीकेशन हमें भेजी आवेदक जिनको बोलते हैं उनको हम उनका पैसा वापस कर देते हैं। न्यूनतम अभिदान राशि से क्या अभिप्राय है? अंशों की बिक्री से प्राप्त होने वाली उस न्यूनतम राशि से है
जिसका उल्लेख क्रय विवरण में किया जाता है। जब सार्वजनिक कंपनी जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है तो वह अपने अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक उसे न्यूनतम अभिदान प्राप्त ना हो जाए। ये नियम है। कंपनी द्वारा खरीदी गई या खरीदी जाने वाली संपत्ति का भुगतान करने के लिए ये राशियां जुटाई जाती हैं। प्रारंभिक खर्चे जो होते हैं या फिर अभिगोपन, कमीशन इत्यादि के भुगतान करने के लिए हम पूंजी जुटाते हैं। उपरोक्त दोनों उद्देश्यों हेतु कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि की वापसी की अदायगी के लिए हम करते हैं। कार्यशील पूंजी के लिए हम इकट्ठा करते हैं, मतलब जो कार्य हमने शुरू करना है, जिसके लिए हमने कंपनी शुरू की है। न्यूनतम राशि का धन केवल नकद माना जाएगा। इसमें वह धन शामिल नहीं किया जाएगा जो नकद के रूप में अन्य रूप से दिया जा रहा हो। जैसे कि बिल्डिंग जो है वो गिफ्ट में जो है वो किसी प्रवर्तक या किसी संचालक ने जो है वो कंपनी को दे दी, हम उसको नहीं मानते हैं। यदि कोई अंश पूंजी वाली कंपनी क्रय विवरण का निर्गमन नहीं करती है तो उसे अंशों या ऋण पत्रों के प्रथम आवंटन के कम से कम 3 दिन पहले स्थानापन्न विवरण रजिस्ट्रार के पास में रजिस्ट्री के लिए भेजना आवश्यक होता है। इसके उपरांत उसे आवंटन यानी कि सामान्य प्रक्रिया जैसे आवंटन पत्र भेजना, अंश प्रमाण पत्र निर्गमन करना इत्यादि, ये सारी की सारी चीजें पूरी करनी होती हैं। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। अगली ऑनलाइन क्लास जो इसी का सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम व्यवसाय कैसे प्रारंभ करते हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आप सबके लिए आज की ऑनलाइन क्लास का गृह कार्य। उम्मीद करता हूं आप सभी ने ध्यान से सुना होगा और किस प्रकार से हम कंपनी की स्थापना करते हैं उसके बारे में आपने जो है वो अच्छे प्रकार से जो जानकारी ले ली होगी। आज की हमने ऑनलाइन क्लास में हमने परिवर्तन का अर्थ, कंपनी का अर्थ समझा। परिवर्तन की हमने जो है वो चारों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा कि नए विचारों की खोज की जाती है पहले, फिर विस्तृत जांच पड़ताल कर लेते हैं हम, फिर जो साधन हमें जरूरत होती है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और वित्त व्यवस्था कर लेते हैं जो पैसे की हमें आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आज की ऑनलाइन क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है कंपनी का, उसकी चारों के चारों हमने जो स्टेप हैं उनके बारे में भी आज हमने चर्चा की। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबने ध्यान से सुना होगा और अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अगली ऑनलाइन क्लास तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।